अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज़ूलॉजिस्ट। हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। उसका आज हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड। इस टॉपिक में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है और वो है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन, बायोलॉजिकल मेथड की हम डेफिनेशन देखेंगे। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीका जिसमें बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है, या बायो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाए तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम है उसको देखना, उसकी पहचान करना कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जिन्होंने बायो में स्टडी की होती है। द बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड को तब अडॉप्ट करते हैं जब उन्हें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है उसकी आगे डेफिनेशन है। आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। A biological problem is a question related to living organism। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक सवाल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, जो डैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, जो कि कोई दूसरा बायोलॉजिस्ट से पूछता है, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। या तो बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आएगा या तो कोई उससे पूछेगा। सबसे पहले तो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान कर रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आया है तो उसकी पहचान की गई है कि ये क्या है, ये डिजीज़ एक्चुअली में है क्या है। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनी ना, तो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है क्योंकि ह्यूमंस को इसने अफेक्ट किया, या तो कोई पूछेगा कि बायोलॉजिस्ट से कि हाँ जी ये कोरोना वायरस हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। तो फिर बायोलॉजिस्ट जो होंगे वो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को अडॉप्ट करेंगे। या तो जैसे कोरोना आया, बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आएगा कि हाँ जी इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों आ रहा है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी है ना। होप सो आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है मुशाहदा करना, कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करना कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ हो रही है। जैसे एज अ फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक्स न्यू वंस। जैसे कि फर्स्ट टर्म में हमने देखा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, अपने जो पहले वाली जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉल करेगा, मतलब उसकी स्टडी करेगा, या तो नई ऑब्जर्वेशंस बनाएगा। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। जो ऑब्जर्वेशन है उसको 5 सेंसेस, जो हमारी सेंसेस है उनको यूज़ करके बनाया जाता है। जैसे विजन देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेल करना, टेस्ट से या तो टच से किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशंस में भी बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशंस की 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क है? क्वांटिटेटिव होता है किसी चीज़ को नंबर्स में मेजर करना, मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी। जैसे अगर आप कोई फ्रूट खरीद रहे हो तो आप उसकी क्वांटिटी देख रहे हो कि कितनी है, केजी में देख रहे हो या डजन में देख रहे हो। और क्वालिटी होता है जैसे आप कपड़ा अगर लेने जा रहे हो तो आप उसको कपड़े को टच करके देखते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ये हो गया क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव जब आप नंबर्स में मेजर करते हो। और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इस लाइन में ये बताया गया है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव वन। बिकॉज अब इसके रीज़न क्या, बिकॉज द फार्मर आर इनवेरिएबल, क्योंकि फार्मर मीन्स पहले, मतलब पहले हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव। फार्मर आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल, जो पहले वाली है वो इनवेरिएबल है, मतलब उसकी जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगी, तादाद चेंज नहीं होगी, और वो उसको हम मेजर कर सकते हैं। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं नंबर्स में। जैसे मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव क्या होता है कि मिकदार किसी नंबर्स में मेजर करना। अब बोर्ड में आपको इसका क्वेश्चन भी आता है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसको क्यों कंसीडर किया जाता है कि वो मोर इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। तो आपने उसकी रीज़न ये लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, कि उसकी रीज़न ये बताई गई है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इसीलिए है क्योंकि ये इनवेरिएबल है और मेजर किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर में। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन उसका डिफरेंस नीचे बताया गया है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का वो ज़्यादा वो कोल्डर है दैन द बॉइलिंग पॉइंट। एंड क्वान्टिटेटिव अगर मैं हम देखें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर होता है तो पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप पानी को बॉइल करते हैं तो टेम्परेचर 100 पे पहुंचता है तो फिर उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो बॉइल होना शुरू हो जाता है। ये हो गया क्वान्टिटेटिव, क्योंकि इसमें हमने देखा ये चीज़ नंबर्स में आ रही है। क्वालिटेटिव, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। अगर आप 1 लीटर वाटर में वाटर लें और 1 लीटर में आप एथेनॉल लें तो आप देखें कि जो वाटर है उसका वज़न एथेनॉल से ज़्यादा है। ये होगी क्वालिटेटिव, आप क्वालिटी देख रहे हैं। अब अगर हम क्वांटिटी की बात करें, अ लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वे 789 ग्राम्स। जो वाटर है उसका वेट होगा हमारे पास 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और एथेनॉल का होगा 789 ग्राम्स। तो ये आ गया क्वांटिटेटिव। जी, तो आपने ऑब्जर्वेशन देख ली। ऑब्जर्वेशन में आपने देखा कि आपने ऑब्ज़र्व किया है किसी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया तो आपने उसको ऑब्ज़र्व किया कि कोरोना से क्या हो रहा है, लोगों में अगर छूने से हो रहा है या किसी के खाने से उसमें वायरस ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसने किसी को हाथ लगाया और उसी जगह पे किसी दूसरे ने हाथ लगाया तो कोरोना वायरस हो गया। ये आपने ऑब्ज़र्व किया है, ऐसे ही है ना। अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नेक्स्ट स्टेप है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपने जो ऑब्ज़र्व किया है उसको देख के आपने कुछ एक स्टेटमेंट बनानी है। हाइपोथेसिस एक्चुअली में है क्या, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन टेंटेटिव होता है आर्जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। जो हमने ऑब्ज़र्व किया है उसके एक आर्जी स्टेटमेंट बना लेना, एक्सप्लेन कर देना, उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि किसी को टच करने के अगर उसने किसी चीज़ को टच किया है और इसी जगह पे किसी दूसरे ने टच किया है या वो किसी को टच कर रहा तो वायरस ट्रांसफ़र हो गया, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो मैं इसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट बना लूँ, ये ऑब्ज़र्व किया और उसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट बना ली आर्जी तौर पर कि इस किसी के छूने से वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको कोरोना वायरस हो गया। ये होगी हाइपोथेसिस, मैंने बना ली आर्जी। अब मोस्टली यही डेफिनेशन शॉर्ट में अक्सर पूछी जाती है और इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। एक अगर आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले शुड बी जनरल स्टेटमेंट, वो एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हो, बहुत ही सादा अल्फाज में हो। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, ये एक आर्जी आइडिया हो, मतलब यही नहीं कि हमने जो कह दिया है वही हो, बस उस पर रहना है, हमने पक्का रहना कि नहीं यही है हमारा, हमने स्टेटमेंट जो दे दिया बस वही नहीं। टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और वो एग्री होनी चाहिए जो हमने ऑब्जर्वेशन की हैं उस पर एग्री होना चाहिए। जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया किसको टच करने से हो रहा है, या पहले किसी ने खाना खाया, ऐसा बैट खाई उसमें वायरस था, वायरस ट्रांसफ़र हो गया, या किसी को टच करने से हो रहा है, या किसी जो भी आपने देखा कि जो भी सिम्टम्स वगैरह थे, तो अवेलेबल जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ वो एग्री होनी चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, और उसको बहुत ही सादा रखा जाए। जैसे बहुत ही पेचीदा घुमा फिरा के आप स्टेटमेंट ना दें कि हाँ जी ये इतना पूरा इतना बिल्कुल इतना सादा होना चाहिए कि किसी आम आदमी को भी अगर आप बताएं जो साइंस की फील्ड से नहीं है तो उसको समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर करोगे ना तो आप भी कंफ्यूज होगे, और नेक्स्ट जो आम लोग हैं वो भी, जाहिर है मोस्टली लोग एजुकेटेड नहीं होते, उनको भी समझ आएगी आप कहना क्या चाह रहे हैं। ये शुड बी टेस्टेबल, हाँ जी जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो टेस्टेबल हो, मतलब आप उस पर टेस्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने एक ऐसी हाइपोथेसिस बना दी जिस पे हम टेस्ट ही नहीं कर सकते बाद में। नहीं, ऐसी हाइपोथेसिस हो जिसमें हम टेस्ट भी परफॉर्म कर सकें एंड पोटेंशियली फल्सिफेबल, मतलब वो जिसको रिजेक्ट करने के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है डिटेक्शंस। तो डिटेक्शंस में क्या होता है, कमी करना। अब आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है 3-4 आपने स्टेटमेंट बना ली, तो आप अब उसमें डिटेक्शंस करोगे, कमी करोगे कैसे, इन द नेक्स्ट स्टेप
डिडक्शंस भी ऑब्जर्वेशंस की ही बेस पे बनती है, क्योंकि हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनी है। इन द नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट ड्रा डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिडक्शंस बनाते हैं हाइपोथेसिस से। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। कॉन्सिक्वेंसेज की जगह आप कंक्लूजन्स भी लिख सकते हैं। डिडक्शंस एक्चुअली में है क्या, लॉजिकल कंक्लूजन्स है हाइपोथेसिस, मतलब डिडक्शंस हाइपोथेसिस के लॉजिकल कंक्लूजन्स है, मतलब जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो, कोई रीज़न हो। ऐसा नहीं कि बिना मतलब के ही हम डिडक्शंस बनाएं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू, हाइपोथेसिस को सच समझा जाता है। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और जो हमारे रिजल्ट हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो रिजल्ट आए, उसको हम ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड में इफ़ अ पार्टिकल हाइपोथेसिस ट्रू, अगर हमारी जो पार्टिकल एक हाइपोथेसिस, 3-4 हमने हाइपोथेसिस दी और इनमें से अगर हमारी जो एक हाइपोथेसिस है वो सच साबित हो जाए, देन वन शुड एक्सपेक्ट अ सर्टन रिजल्ट। तो एक जो कार्ड बायोलॉजिस्ट, वो अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो गई है तो उसमें से रिजल्ट को बना सकता है इजीली। दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ एंड देन लॉजिक। तो इसमें डिडक्शंस को यूज़ किया जाता है इफ देन लॉजिक, मतलब हमारे पास इफ भी होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो, देन मतलब फिर, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे भी होना चाहिए, मतलब इफ एंड देन ये दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अगर इफ वाली कोई चीज़ दे दी कि अगर चूने से कोरोना वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर हवाला हमारे पास है ही नहीं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट वो है ही नहीं, तो फिर ये डिडक्शंस नहीं होंगी। डिडक्शंस में होता है इफ देन, मतलब हाथ लगाने से कोरोना वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर वो बीमार हो रहा है और उससे वायरस फैल रहा है। इफ़ एंड देन यहाँ पे लॉजिक यूज़ किया जा रहा है। अब हाइपोथेसिस हो गए, डिटेक्शंस हो गई, एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब जो हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक आ गई, ट्रू हो गई, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट से साबित करेंगे कि हाँ जी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो बिल्कुल सच भी है या नहीं है। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। जो बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो एक्सपेरिमेंटेशन है। कोई भी चीज़ साबित करनी है वो एक्सपेरिमेंट से ही साबित की जाती है। बियोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। जो बियोलॉजिस्ट अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है देखने के लिए कि जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या नहीं। द डिडक्शंस विच आर ड्रॉड फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिग्रेस टेस्टिस। जो डिडक्शंस हमने बनाई होती है ना हाइपोथेसिस से, मतलब जो स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट की होती हैं हाइपोथेसिस से, उसको फिर रिग्रेस मतलब बार बार टेस्ट करना, उस पर बार बार टेस्ट किए जाते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू बायोलॉजिस्ट देखते हैं कि हाइपोथेसिस कौन सी हाइपोथेसिस करेक्ट है। जो 3-4 हाइपोथेसिस बनाई फिर डिडक्शन से उसको हमने सेलेक्ट किया, फिर उनमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सी हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस और रिजेक्टेड। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। और जो एक है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। जो प्रूव होती है जिस पे बार बार टेस्ट किए जाते हैं वो रिजेक्ट नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक ही एग्जांपल देती आ रही हूँ सिंपल सी, कि अगर जैसे कोरोना है, हमने यही हाइपोथेसिस को कंसिडर किया कि हाँ जी किसी के टच करने से जब वायरस फैल रहा है, ये अभी हमने देखा। ये नहीं देखा कि क्या खाने से, कुछ भी नहीं, क्योंकि खाने से तो उसका लिंक ही नहीं। हमने ये देखा कि टच करने से वायरस फैल रहा है। अब इसी हाइपोथेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये बिल्कुल करेक्ट साबित होती रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको हमने देख लिया एक्सपेरिमेंट पे, ये खरी रही है बिल्कुल, इसने डट के मुकाबला किया, तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया जी हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। एन एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रेडिक्शन। जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है और फर्दर उससे प्रेडिक्शंस बनाई जाती हैं। डैट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इस वैलिडिटी। फिर उससे प्रेडिक्शन बनाए जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे भी हो सकता है कंडीशंस, जिससे हमें इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, इसलिए कि हमें पता चलता है कि हमने नेक्स्ट कौन से स्टेप करने हैं इसकी वैलिडिटी के लिए। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट को सबमिट करना। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, हाइपोथेसिस ठीक हो गया, अब हमारे जो रिजल्ट आए हैं उसका हम सबमिट करवाना चाह रहे हैं। बियोलॉजिस्ट क्या दिस एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जो बियोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो एक्चुअल सही वाला डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, उसको कलेक्ट करते हैं,
इकट्ठा करते हैं डेटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स और देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली जो डेटा है हर एक ग्रुप में से 2 ग्रुप होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन में, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। तो जो डेटा है हर एक ग्रुप में से लिया जाता है और उसको हम कंपेयर किया जाता है। टू ड्रा कंक्लूजन से बियोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कंक्लूजन्स को बनाने के लिए जो बियोलॉजिस्ट है वो स्टैट के जो फार्मूले वगैरह हैं उसको यूज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। अब आपकी समराइजेशन रिजल्ट हो गया, आपने उसको समराइज कर लिया सब कुछ, तो अब हम उसको रिपोर्ट करेंगे। बियोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। जो बियोलॉजिस्ट है उनकी जो फाइंडिंग्स होते हैं, उन्होंने जो नई चीज़ को डिस्कवर किया जाता है करते हैं उसको जर्नल्स या बुक्स में। जर्नल्स भी क्या होता है इसमें, ये भी बुक्स ही होती हैं लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उसमें अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको जर्नल्स या बुक्स में सबमिट करवा देते हैं, पब्लिश करवाते हैं। इन टॉक्स एट नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। और फिर नेशनल इंटरनेशनल मतलब अपने ही कंट्री में और दूसरी कंट्री में जाके इसमें मीटिंग की जाती हैं, सब साइंटिस्ट वगैरह बैठते हैं। और सेमिनार्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं, एक्चुअली में लेक्चर देना डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाते हैं और लेक्चर देते हैं, सेमिनार्स करते हैं, उन मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को बताते हैं इस बारे में कि हमने ये चीज़ डिस्कवर की है, ऐसा भी है दुनिया में। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। जो रिज़ल्ट आए हैं उसको पब्लिश करना एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को पब्लिश नहीं करवाएंगे तो आपकी जो सारी मेहनत है वो किसी दूसरे तक कैसे पहुंचेगी। अगर वो बिल्कुल ठीक भी है, आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर की है, तो दूसरे लोगों तक कैसे वो नॉलेज पहुंचेगी। इसलिए जो पब्लिशिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट। ये अलाउ भी करते हैं दूसरे लोगों के कि वो इनके रिजल्ट को वेरीफाई करें और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम, या तो इस नॉलेज को अप्लाई करें दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।